वैसे मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जामिया का हमारा ये ऑफिशियल नोटिस है, बट इसको अभी भी आप जो है ऐसा ना मान के चले कि ये आखिरी नोटिस है, इसके बाद कोई नोटिस नहीं है। जो भी बच्चे इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके कोर्सेज को जामिया ने लिस्ट नहीं करा है, फॉर दोज स्टूडेंट सबसे पहले घबराना नहीं। सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर सीयूईटी। अगर आप इस वीडियो को ब्लेड लर्नर के 12 पे देख रहे हैं तो मेक श्योर आप जो हमारा नया चैनल है सीयूईटी का उसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आएंगे, जितने भी प्रिपरेटरी कंटेंट आएंगे इस सीयूईटी एंड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो उसी चैनल पर डाले जाएंगे। हमने एक वीडियो बनाई थी जामिया के ऊपर, तो जो तब तक ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें उन्होंने कोर्सेज को लिस्ट नहीं करा था, तो हमने सोचा कि एक और वीडियो इस पे बनाते हैं जिसमें सारे कोर्सेज की भी लिस्ट हम लोग आपको बताएंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बताएंगे, एंड जितने भी द्वंद है कि सर ये हमें बताएं कि हमारा जो कोर्स है जो हम जामिया में करना चाहते हैं उसका तो इस लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है, तो क्या हमें इस लिस्ट में जो कोर्सेज नहीं दिए गए हैं उनको ये मान के चलना है कि वो कोर्सेज जामिया नहीं करवाएगा सीयूटी के अंतर्गत, उसके लिए अलग एंट्रेंस लेगा। तो इन सब के ऊपर खास तौर पे एक तबका है जो लॉ के ऊपर पूछ रहा है जामिया का, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है बीएलएलबी का, ऐसे ही मैंने कहा था कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के ऊपर मैंने वैसे उस वीडियो में भी बात की थी, सीयूटी वाले वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ इस पे एक और वीडियो बना दूं जो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसको लेके, कि ये जो बच्चे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं वो जो संदेह है कि भाई हमारा भी एडमिशन सीयूटी के जरिए होगा, तो उसको मैं दूर कर दूंगा। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटली अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया अडॉप्टिंग द सीयूटी 2022। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड देखते हैं उनके ऑफिशियल नोटिस को, प्लस जो भी उन्होंने कोर्सेज लिस्ट करी हैं उनको देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं एंड किस तरीके से आपको डोमेन में क्या पढ़ना है उनके लिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स वो मांग रहे हैं आपके 12th स्टैंडर्ड्स की, उसको हम लोग देखेंगे। सो हेयर वी हैव ऑन द लैपटॉप स्क्रीन द नोटिस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। सो हेयर वी हैव ऑन द लैपटॉप स्क्रीन ये जो हमारा ऑफिशियल नोटिस है 28 मार्च 2022 को जो निकला है, इसमें कहा गया कि जामिया मिलिया इस्लामिया विल अडॉप्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 2022 टू 2023 एंड इसमें जो है सिलेक्टेड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को डाला गया है, सारे कोर्सेज नहीं डाले गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और द यूनिवर्सिटी हैज कम्युनिकेटेड दिस टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी को भी बता दिया है और एनटीए को भी बता दिया है। फर्दर जितने भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड उसके लिए जामिया ने स्टूडेंट को कहा है कि आप इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर जाके चेक करते रहिए बार बार, gmi.ac.in और एक है हमारा gmi.coe.in। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर दिया है। जितनी भी आपकी टॉप 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो है एडमिशन के लिए सोचते हैं, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जो है वहाँ पे जाके बार बार चेक कर सकते हैं अपने अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस को। सो ये हमारा जामिया ने कहा है एक और चीज़ कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ इन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं उनको सीयूईटी के फॉर्म तो भरने ही पड़ेंगे, प्लस हमारा भी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये चीज़ होती थी पहले भी, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है गवर्नमेंट के वो अपने अपना एग्जाम्स कराते थे, फिर अचानक से एक कॉमन एग्जाम आ गया, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कहते हैं जेई। तो जेडबल के बाद से क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस ने ये भी रखा हुआ है कि आप जेई के स्कोर पे हम एडमिशन आपको देंगे, बट आप जेई के फॉर्म जो आपने भरे हैं फॉर द सेक ऑफ गिविंग एग्जाम, उसके साथ साथ आपको हमारा भी फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बस हमें ये पता चल जाएगा कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेने को इच्छुक हैं, ठीक है, तो हम आपको ही कंसिडर करेंगे जब मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो है तो ये पूरा ऑल इंडिया एग्जाम, लेकिन हमने कहा है कि हमारे पास जो सीट है वो लिमिटेड है, तो जब तक आप हमारा भी एडिशनल फॉर्म नहीं भरोगे, एग्जाम आपको जेडबल का ही देना है, बट आपको हमारा भी जो फॉर्म है वो भर देना है ताकि हम लोग आपको कंसिडरेशन में ले वाइल मेकिंग द मेरिट लिस्ट। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप जामिया में जाना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी के साथ जामिया का जब फॉर्म आता है, वैसे हम लोग वीडियो बना ही देंगे, वो भी आप जो है उसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जामिया ने जिन भी कोर्सेज को यहाँ रखा है उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है जो जामिया करवाता है एंड दे आर वेरी फिनोमिनल, बहुत बढ़िया कोर्सेज। अभी हाल ही में जामिया ने क्या किया है, एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 3 महीने का या 6 महीने का शायद कोर्स है, वो बहुत बढ़िया उनका मैंने कोर्स स्ट्रक्चर देखा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा, खासतौर पे जो उन्होंने कंपोनेंट्स तैयार किए हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। वैसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती है, बट जामिया ने उसको प्लेसमेंट ओरिएंटेड टाइप बना के रखा है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। उसको लेके हो सकता है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ अगर आप लोग कहेंगे तो, चूंकि ये बहुत रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कोर्स कंटेंट में कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी लास्ट जो पैरा है वो हमारे सीयूईटी के बच्चों के लिए नहीं है, उसमें कहा है कि भाई जो इंजीनियरिंग में एडमिशन होते हैं वो जेडबल के स्कोर पे ही होंगे, और जो डेंटल कोर्सेज के लिए एडमिशन होता है, बीडीएस के लिए कोर्सेज होते हैं एडमिशन होते हैं, वो आपका नीट के स्कोर पे ही लेंगे। बाकी सारे जो हमारे कुछ
बीएससी के प्रोग्राम है, कुछ कुछ बीए के कोर्सेज हैं, कुछ कुछ हमारा वोकेशनल कोर्स भी है, तो उसमें हम लोग क्या है सीयूईटी के जरिए लेने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमारे सामने कोर्सेज की लिस्ट है। ये क्या हुआ था, पहली बार जो नोटिस आया था 28 को, तो उन्होंने कोर्सेज का लिस्ट नहीं जारी किया था, उन्होंने हो सकता है अपने नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया था, वहां से ये इमेजेस जो है वो सर्कुलेट हो रही थी, क्योंकि ये ऑफिशियली इसके वेबसाइट पे नहीं आई थी। तो मुझे लगा था कि दैट इज नॉट ऑफिशियल, ये शायद किसी ने खुद का बना के डाला हुआ, बट अभी जो है जामिया ने इसको अपने वेबसाइट पे भी लिस्ट कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, और इस पीडीएफ के लिए मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप जाके, वेबसाइट इतना सिंपल ये लोग बनाते हैं कि सिंपल आप जब जाओगे तो जितने भी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे वहां पे, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट की बात करो आप। तो ये जो हमारा सीयूईटी में जामिया जिन जिन कोर्सेज को कराने वाला है, देखो यहाँ पे ये जो आपके 6 कोर्सेज है वो सारे बैचलर इन आर्ट्स के हैं, ठीक है, आर्ट्स के कोर्सेज हैं। इनमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीए ऑनर्स इन हिंदी, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है आपको हिंदी जो डोमेन है, वो डोमेन में तो हिंदी नहीं है, वो 27 सब्जेक्ट में हिंदी नहीं है, मतलब आपका जो हमारा सेक्शन 1 था, 1A था, उसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपको उसका एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपको क्या है, वो जो लैंग्वेज का एग्जाम है उसमें हिंदी में देना है, बाकी एडिशनल लैंग्वेज में तो हिंदी था नहीं, डोमेन में भी हिंदी था नहीं, तो हम लोग हिंदी देंगे कहाँ से, कॉमन सेंस है, वो जो सेक्शन 1A था उसी में हिंदी है, तो उसी में देना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली द एग्जाम दैट यू विल हैव टू गिव। वैसे मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जामिया का हमारा ही ऑफिशियल नोटिस है, बट इसको अभी भी आप जो है ऐसा ना मान के चले कि ये आखिरी नोटिस है, इसके बाद कोई नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज जो है यूजीसी अपने हिसाब से इसको फिर क्रॉस चेक करेगा कि क्या ये जामिया का कदम सही है, जिन जिन कोर्सेज के लिए उन्होंने एडमिशन के दरवाजे खोले हैं एंड जो जो रिक्वायरमेंट्स रखी है क्या वो सही है या नहीं है। हो सकता है इसको फिर से रिवाइज भी करा जाए, हो सकता है कि यही रहे, तो आपको अभी कंफर्म नहीं लेके चलना, जितना इसमें लिखा गया है उतना तो रख के चलना ही है। तो जो भी बच्चे इस बात को लेके चिंतित है कि उनके कोर्सेज को जामिया ने लिस्ट नहीं करा है, फॉर दोज स्टूडेंट्स सबसे पहले घबराना नहीं है। एंड देन हमारे जिन जिन कोर्सेज में है, तो हिंदी आ गया हमारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, एंड इसके अलावा अगर आप एनआईओएस से पास आउट है तो आपके जो टोटल परसेंटेज है वो 50 से कम नहीं होने चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने हिंदी पढ़ाई हो, बट आपने अगर किसी भी उसमें किया है तो आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए, एंड अगर आपका हिंदी था आपके सब्जेक्ट में तो उसमें 50% से कम नहीं होना चाहिए, अगर नहीं था तब तो ओवरऑल देखेंगे वो क्लास 12 की परसेंटेज अगर थी तो उसमें हिंदी में 50 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। संस्कृत के लिए क्या है, अगर आपको संस्कृत पढ़ना है, एंड एक चीज आपको मैं जान के यहाँ पे बताऊंगा कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें लैंग्वेज का कोर्स बहुत बढ़िया होता है, चाहे आप हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें या फॉरेन लैंग्वेज की बात करें। मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैंने देखा है कि जितने भी हमारे ये साइकोलॉजिकल कोर्सेज होते हैं उन सब के मुकाबले, साइकोलॉजिकल और ये हमारा जो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वगैरह के कोर्सेज हैं, इन सब के मुकाबले लिटरेचर वो लोग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो अगर आप लिटरेचर को लेकर इच्छुक है तो ऐसा ना सोचे कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया है तो यहाँ पे संस्कृत बढ़िया नहीं पढ़ाई जाएगी, बहुत बढ़िया पढ़ाई जाती है। फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जो संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे वो पठान थे, ठीक है, एंड वो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हैं तो यू हैव टू कंसिडर ऑप्शंस फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। सो संस्कृत के लिए जो सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है इन द डोमेन, वैसे पहले क्या था कि जो आपका सेक्शन 1B था जिसमें 19 लैंग्वेजेस थे, उसमें एक लैंग्वेज और बढ़ा के अब क्या कर दिया गया है, 20 लैंग्वेज कर दिया गया, उसमें संस्कृत को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे चूंकि उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑप्शनल संस्कृत भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज कोर्स, और डोमेन में भी आपको संस्कृत देना पड़ेगा। इस केस में आपको तैयारी कैसे करनी है, तो जो डोमेन वाला संस्कृत है उसमें आपका 12th एनसीईआरटी बेस्ड संस्कृत से सवाल पूछे जाएंगे, और लैंग्वेज में जब आप संस्कृत लेते हो, जो कि इस कोर्स में यहाँ पे क्लियर नहीं, बस संस्कृत लिख दिया इन्होंने, तो आई थिंक ये ऑप्शनल लैंग्वेज में जो एक संस्कृत जोड़ा है, पहले 19 था तो उसमें संस्कृत नहीं था, 1B में देयर वाज नो संस्कृत, बट अभी एक जोड़ दिया उन्होंने रिसेंटली, एनटीए ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला उसमें, तो उसमें जो संस्कृत है अगर आप ऑप्ट करते हो तो लैंग्वेज का भी देना पड़ेगा और ये डोमेन का भी देना पड़ेगा। तो डोमेन वाले में आपसे 12th एनसीईआरटी के सवाल पूछे जाएंगे, और लैंग्वेज वाले में आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है संस्कृत से रिलेटेड, फैक्चुअल बेस्ड पे ऐसे जा सकते हैं, लिटरेरी बेस्ड पे ऐसे जा सकते हैं, तो उनसे सवाल आएंगे। नाउ इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से भी पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है, ये तो सब में ही है, किसी और सब्जेक्ट के भी बच्चे को वेलकम किया जा रहा, तो आपकी जो 12th की परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ये काम किया हो, चाहे वो एनआईओएस हो या जो भी हो, सीनियर सेकेंडरी, और इक्विवेलेंट मतलब होता है, इक्विवेलेंट मतलब जो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो देते हैं, जो मतलब डिस्टेंस लर्निंग करते हैं उनके लिए। सो दिस इज बेसिकली अबाउट बीए ऑनर्स इन संस्कृत। नाउ कमिंग टू द थर्ड कोर्स, दैट इज बीए ऑनर्स इन फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज। फ्रैंकोफोन स्टडीज से मतलब फ्रेंच तो एक लैंग्वेज हो ही गई, इसके बाद फ्रैंकोफोन में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं,
जितनी भी मिडिल एज की चीज़ें हैं ना फ्रांस से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे बताई जाती है। मिडिल एज क्या होता है, जो हमारा 5 से लेके 15 सेंचुरी तक का पीरियड था, इस दौरान जितनी भी सोसाइटी डेवलपमेंट होती है, कल्चरल चेंजेस आते हैं, हिस्ट्री जो है वो सब भी आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसके लिए अगेन आपको डोमेन में कोई फ्रेंच का ऑप्शन है नहीं, तो जो हमारा सेक्शन 1B था उसमें जो फ्रेंच है उसी के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, आई थिंक सो यही आपको होगा। नाउ कमिंग टू द थिंग कि इसके साथ साथ हमें जनरल टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो देखो इसमें तो कुछ क्लियर कहानी है, और इन्होंने क्लियर इसलिए भी नहीं कहा है बिकॉज दिस इज बेसिकली दियर प्रपोजल। वो खुद से अनाउंस कर रहे हैं कि भाई हम लोग 8 करेंगे, अब यूजीसी अप्रूव करके देगी तब बताएंगे कि चलो जनरल टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये क्लियर मत रख के चलो कि जनरल टेस्ट नहीं ही देना है या देना ही देना है, ठीक है। अभी मझधार में आपको छोड़ दिया गया है। हाँ, इतनी चीजें बता दी कि भाई ये जो 6-8 कोर्स है इसके लिए हम लोग करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा यूजीसी हम पे अगर प्रेशर बनाता है तो फिर हम लोग देखेंगे। नाउ यही अगेन लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है, बी ए स्पेनिश एंड अमेरिकन स्टडी, जिसमें आपको साउथ अमेरिकन स्टडी, जिसमें आपको लैटिन अमेरिकन कह ले, साउथ अमेरिकन के लिए बात बराबरी है, जिसमें आपको पोर्चुगल के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुए उनको दिखाया जाता है। और जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपने क्लास 12th में या आपने किसी बोर्ड से किया है या एनआईओ से किया तो 50% से आपके कम नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने फ्रेंच की पढ़ाई की है तो उसमें आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए। ऐसे ही इसमें भी क्राइटेरिया वही है कि जो आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन, जैसे हाई स्कूल भी कहते हैं, तो उसमें आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपने स्पेनिश पढ़ी है तो उसमें भी, आपने अगर नहीं पढ़ी है तब तो हम लोग ओवरऑल आपका देखेंगे, अगर आपने पढ़ी है तो हम लोग इसमें तो स्पेशली देखेंगे कि आपका उसमें से 50% से कम नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट डिबेटेड कोर्स कि भाई ये जो दो कोर्स हैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, लैंग्वेज को लेके तो वैसे ही बहुत सारे लोग श्योर होते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा, ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे। खास करके इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जैसा मैंने इस बार भी देखा था सीयूटी को लेके। तो पहले क्या होता था, लेट मी टेल यू सिनेरियो, जैसे बीएचयू में इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होता था तो आपको जो हाई स्कूल है मतलब 12th तक आपके मैथ्स होने चाहिए। डीयू में भी वही था, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपका 12th में मैथ्स जो है या तो मैथ्स होना चाहिए या बिजनेस मैथमेटिक्स जो है वो आपका एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो इस बात को लेके थे कि अगर ऐसा होता है सीयूटी में हमें इसको क्रैक करके इकोनॉमिक्स लेना है तो क्या हमें 12th में हमारा मैथ्स भी होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे नहीं लेते, कॉमर्स के बच्चे लेते हैं मैथमेटिक्स, बट आर्ट्स के बच्चे बहुत सारे नहीं लेते हैं एडिशनल में मैथ्स। तो उन्होंने ये चीज़ पूछी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जाम, यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा, लैंग्वेज में आपको एक चुनना ही पड़ेगा जो भी चुनना है, एंड जनरल टेस्ट के बारे में क्लियर नहीं कुछ दिया गया है तो इस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा कुछ भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगेन 12th में जो आपका बेस्ट 5 पेपर है, ये लोग बार बार बेस्ट 5 पेपर क्यों कह रहे हैं पता है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या है 5 तो उन्हें सब्जेक्ट देने ही पड़ते हैं, 5 सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे, 500 नंबर का एग्जाम होगा ही होगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ना एडिशनल में भी कुछ रख लेते हैं, जैसे किन्हीं का कॉमर्स है तो 5 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हो गया अकाउंटेंसी बिजनेस और इकोनॉमिक्स, 2 उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, और एक उन्होंने एडिशनल में रख लिया है कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो भी 100 नंबर का है, उसमें उनके अच्छे खासे स्कोर आए हुए हैं। तो वो यहाँ पे अपने बोर्ड के स्कोर को ना देख के जितने भी उनके टॉप सब्जेक्ट्स के स्कोर है, उनके पास अब 5 के अलावा 6 सब्जेक्ट्स का दायरा है, तो उनमें से जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स है उनके स्कोर को बना के उनका 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है। डीयू में भी जब एडमिशन होता था तो उसमें बेस्ट 4 कैलकुलेट करते थे वो लोग, उसमें एक लैंग्वेज होता था और 3 आपका कोर सब्जेक्ट होता था, उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं होते थे। 70-30 का प्रैक्टिकल जैसे म्यूजिक में होता, फाइन आर्ट में होता, तो वो सारी चीजें नहीं होती थी। आपके 3 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं कॉमर्स से था तो मेरे 3 क्या होंगे, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, प्लस मुझे एक इंग्लिश डालना पड़ता। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे एडिशनल में मैथ रखते थे, तो एडिशन में अगर आपने मैथ रखा है तो या तो आप अकाउंटेंसी बिजनेस और मैथ्स को रख लो, या अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और मैथ्स को रख लो, या बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैथ्स को रख लो, प्लस इंग्लिश तो रहेगा ही आपका लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज लिया हुआ है हिंदी लिया हुआ तो वो तो रहेगा ही। इसके अलावा आप इन चारों में से कोई भी 3 को ऐड करके अपना बेस्ट 4 बना सकते हो। ऐसे ही अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया हुआ तो आप अपना बेस्ट 5 कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि मैथमेटिक्स आपकी होनी ही चाहिए, यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिशन, इन्होंने ये कह दिया है कि हम लोग सभी को लेंगे, अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं था 12th में तो भी, अगर आपका था तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे सिर्फ आपको 12th में 50% से ज्यादा या उतना लाना है, उससे कम नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑनर्स, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर करिकुलम की बात करें तो जामिया का करिकुलम वन ऑफ द बेस्ट है हिस्ट्री में, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा नहीं होने, 50% से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा चले तो फिर ठीक है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली यहाँ पे एम्बिग्यूटी जो है वो बस इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को लेके थी, जो मैंने क्लियर कर दी है। इकोनॉमिक्स को लेके एक एम्बिग्यूटी थी कि भाई मैथमेटिक्स रखा जाएगा या नहीं कंसिडरेशन में हाई स्कूल को लेके, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके हाई स्कूल में क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं है तो भी हम आपको कंसिडर करेंगे, आपके एडमिशन को लेंगे।
नाउ जो बाकी के 2 कोर्सेज हैं, ये तो 6 हो गए हमारे बैचलर इन आर्ट्स के कोर्सेज। ये हमारा एक बीएससी का कोर्स है जिसमें इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स डाला हुआ है। एंड बायोटेक्नोलॉजी अगेन आपको डोमेन के रूप में एग्जाम देना पड़ेगा, इसका उसमें लिस्ट है 27 सब्जेक्ट्स में। एंड आपका जो क्राइटेरिया वो कुछ इस तरीके का है कि आपका जो 12th है उसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं, इसमें मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे ही आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्लैश बायोलॉजी, अगर आपने पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया हुआ है तो इन तीनों में आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या तो 12th बोर्ड के सर्टिफिकेट दिखा दो या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एनआईओएस वगैरह से आपने क्लियर किया है, बट नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन ईच साइंस सब्जेक्ट, जो भी फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है या बायोलॉजी का है। तो इनमें आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपके ये चारों हैं तो आप या तो मैथमेटिक्स दे दें या बायोलॉजी दे दें, बट या ये ध्यान रखिए कि सारों में आपके 50% से ज्यादा होना चाहिए। नाउ एक हमारा आता है, एक हमारा कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, दैट इज सोलर एनर्जी को लेके है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करके देता हूँ कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज करवाता है, ठीक है। जैसे अगर आप 10th लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे रिटेलिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आपके फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बट बहुत सारे स्कूल्स इसको नहीं करवाते हैं। और हमारे यहाँ एक फ्रेमवर्क चलता है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, एनएसक्यूएफ, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसके लेवल होते हैं 1 से लेकर 10 लेवल तक, और जैसे जैसे आप लेवल्स इसको इसके पार करते जाते हो वैसे वैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो उसमें क्या होता है कि आप 1 ग्रेड पार करते हो, 2 ग्रेड पार करते हो, 3 ग्रेड पार करते हो, तो वो एक आपकी क्वालिफिकेशन में काउंट किया रहा। तो ऐसे ही एनएसक्यूएफ में आपने जिस भी स्किल में इनरोल किया हुआ है, बहुत सारी स्किल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्किल है, रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, फिर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्किल है, फिर आपका आईटी में बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो जैसा मैंने देखा था कि तो 35 के करीब इसमें एनएसक्यूएफ के फ्रेमवर्क में एज ऑफ नाउ स्किल्स है वहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं क्योंकि उनके स्कूल्स वाले प्रोवाइड करवाते हैं। अगर लेवल 4 का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है किसी भी स्किल में, जरूरी नहीं कि वो सोलर एनर्जी का ही हो, किसी भी स्किल में, तो आपको किया जाएगा। फिर आप कैटेगरी 2 के अंदर आओगे। यहाँ पे क्या हुआ है, स्टूडेंट्स हु हैव एक्वायर्ड एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेशन लेवल 4 बट मे लाइक टू चेंज, हो सकता है उन्होंने किसी और स्किल से उन्होंने लेवल 4 प्राप्त किया हो। लेट सपोज उन्होंने एक स्किल है आपका मशीन रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन, उससे उन्होंने लेवल 4 प्राप्त किया हुआ है एंड दे वांट टू चेंज देयर स्ट्रीम एंड वो अब सोलर एनर्जी का जो कोर्स है वो परस्यू करना चाहते हैं, तो वो भी वेलकम है। और जिन्होंने सोलर एनर्जी सेक्टर से, सोलर एनर्जी सेक्टर में ही बहुत सारे स्किल्स थी, एनएसक्यूएफ की जब आप वेबसाइट पे जाओगे एंड अगर ये जो स्किल है वो इसमें अभी ग्लोबली इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत 47 कंट्रीज आती है, तो ये जो है उन सारे 47 कंट्रीज में आपका जो स्कोर है वो मान्य होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे कंसिडर किए जाओगे। तो एक कैटेगरी आती है उन बच्चों की जिन्होंने सोलर एनर्जी में ही वो जो अपनी स्किल ट्रेनिंग है वो ली है, तो उनका बस लेवल 4 प्राप्त होना चाहिए, वो आ सकते हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी आती है ऐसे बच्चों की जिन्होंने एनएसक्यूएफ की ट्रेनिंग तो ली है एंड लेवल 4 भी प्राप्त किया हुआ है, बट वो किसी और स्किल में है, अब वो चाहते हैं कि सोलर एनर्जी की तरफ वो रुख करे, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। तीसरी कैटेगरी है कि भाई हमने कोई भी ऐसी स्किल्स जो है उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, हमारे स्कूल्स में ये सुविधा नहीं थी, तो भी आप आ सकते हो। आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट्स हु हैव पास 10+2 लेवल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर उनका वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने केवल कन्वेंशनल कोर्सेज पढ़े हैं टिल 12th, तो उनका जो 12th का मार्क्स है वो 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, प्लस उनके 12th में मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स है वो एज अ सब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो इसमें और इसमें सब्जेक्ट का आपका बार लगा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी में और सोलर एनर्जी में आप अगर इन सब्जेक्ट्स आपके पास नहीं है तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। बाकी ऊपर जो 6 कोर्सेज थे बैचलर इन आर्ट्स के, उसमें आपका सब्जेक्ट का कोई बार नहीं लगा हुआ, बस आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है 50% की उसको फुलफिल करके जामिया को दिखा देना है। डोमेन स्पेसिफिक में अगेन आपका सोलर एनर्जी का डोमेन आएगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा, लैंग्वेज तो देना ही पड़ेगा। जनरल टेस्ट को लेकर कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो उस पर कमेंट करने से अगेन मैं यहाँ पे बचूंगा। जैसे जैसे चीजें और क्लियर होती जाएंगी वी विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट। होप कि आपको ये जितनी भी चीजें हैं वो क्लैरिटी के साथ पता चल गई होंगी। जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाउट होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड डाउट होते हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया। ये जो वोकेशनल कोर्सेस है उनके बारे में बता दिया। अगर आपने अभी भी 12th पास किया है तो आप मेक श्योर करें कि आपके जूनियर्स कहीं पढ़ रहे किसी स्कूल में एंड वहाँ पे अगर वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है तो मेक श्योर कि वो उस ट्रेनिंग को करें, क्योंकि जैसा हमारा एनईपी आया है 2021 का, 2020 में ही आया था बट उसको वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ 2021 से, तो ये जो एनईपी है उसके अकॉर्डिंग ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स है इनको अब एक अलग ही दर्जा दिया जाएगा। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बेनिफिट अगर आप उसको करते हैं तो अगर आपके स्कूल में, अगर आपके इंस्टीट्यूशन में सुविधा है तो यू शुड गो फॉर दैट। एक अलग स्किल तो आप सीखते ही हो, एक अलग एक्सपीरियंस तो होता ही है, बाकी इसके और भी फ्यूचर में बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो होप कि आपको ये जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये जो 8 कोर्सेज है तो जामिया कराएगा ही कराएगा।
हो सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो इन्होंने कहा है, डोमेन सब्जेक्ट या लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी इन्होंने कहा है, उसमें थोड़े बहुत बदलाव है, बट दीज कोर्सेज आर लाइकली टू गेट एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ CUET सॉरी। अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका BA ज्योग्राफी हो गया, BA पॉलिटिकल साइंस हो गया, BA पर्शियन हो गया, उर्दू हो गया, तो इन सब को लेके जामिया के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने कहा कि हम लोग जैसा एग्जाम हमारा होता था इंडिविजुअली हमारे खुद के यूनिवर्सिटी का वो कराएंगे, बट यूजीसी अगर प्रेशराइज करेगा, क्योंकि इसको अभी आप कंफर्म ना माने, इन्होंने अपनी तरफ से प्रपोजल डाल दिया है, बट यूजीसी ने तो कहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हमारे द्वारा फंडेड हो, तो आपको अपने सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इसी CUET के जरिए एडमिशन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो लिस्ट है इसका दायरा बढ़े थोड़ा सा, और भी कोर्सेज जो है वो इसमें शामिल किए जाए। तो जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होंगे हम लोग वीडियो आपको बना के बताएंगे ही, लेकिन मैंने फिलहाल आपके हेल्प के लिए जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है उनकी लिस्ट जो है नीचे तैयार कर दी है, वहाँ पे आप जाके खुद भी अपडेट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड डोंट बी मिसगाइडेड बाय द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा वक्त लगता है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को आने में, इसीलिए हम लोग रुके रहते हैं। जब तक पूरी की पूरी जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है तब तक हम आपको मिसगाइड नहीं करते हैं। दैट इज बेसिकली द मोटिव ऑफ आवर चैनल कि अगर हम जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देते हैं वो पुख्ता होनी चाहिए, वो एकदम वेरीफाइड होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू हैव नॉट वैक्सीनेटेड yet, get vaccinated soon. Thank you.